हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। आज अपन बात कर रहे हैं जीएसटी के एमसीक्यू, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपके 5 एमसीक्यू आपके सॉल्व करा दिए थे। और मैंने कहा कि जीएसटी के अंदर आपके टाइमिंग भी काफ़ी कम आपके लगता है इनकम टैक्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर ये जो आपके जीएसटी के एमसीक्यू हैं, छोटे छोटे से आपके एमसीक्यू हैं, मैंने कहा जीएसटी पे आप फोकस करोगे तो आपके 40 मार्क्स में से 38 मार्क्स तक आप ऑप्टन कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके 5 एमसीक्यू आपको डिस्कस किए थे। आज मैं उससे आगे आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा रहा हूं, जो कि आपके सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एमसीक्यू बुकलेट आपके दी गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल भी आता है कि सर ये किस तरह से सॉल्व हुए, क्या इसका रीजन रहा। तो विथ रीजन मैंने आपके यहाँ पर ये एमसीक्यू सॉल्व करा रखे हैं, जो कि आपके इनका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा अपने वीएसआई के ड्राइव के ऊपर। तो आप वीएसआई के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसे कि इसके अंदर ये आपको पीडीएफ वहां पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इससे आगे के नेक्स्ट जो आपके पीडीएफ वगैरह हैं वो भी आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 5 एमसीक्यू अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उससे आगे नेक्स्ट 6। अभी अपन बात करते हैं मिस्टर मनदीप, ए रजिस्टर्ड डीलर। मिस्टर मनदीप क्या है? एक रजिस्टर्ड डीलर है। is engaged in the business of the supplying of the construction material in the state of the Assam। यानी ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल कि आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल में लगा हुआ है, और कहां पर? असम में। ही अवेल द आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड। देखो, फ्रेंड क्या रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है क्या? तो जब आप जीएसटी के अंदर आप रिलेटिव की पर्सन की डेफिनेशन पढ़ोगे तो जो फ्रेंड है आपका वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जो आपका फ्रेंड है वो डियर आपके रिलेटेड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो अपन बात करें किसकी? फ्रेंड की। तो फ्रेंड यहां पर आपके रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो अब इस केस में जब अपन बात करते हैं कि इंपोर्ट सर्विस यदि विदाउट कंसीडरेशन है तो टैक्सेबल तभी होगी जब आपके रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन ने ली है। और दूसरी चीज आपके इस केस में मैंने बताया था विदाउट कंसीडरेशन केस के अंदर वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी आपके दिखाई देती है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट होगी। तो यह फ्रेंड से ली गई है, तो डियर फ्रेंड आपका रिलेटेड नहीं है, फ्रेंड आपका रिलेटेड नहीं है तो टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट भी नहीं होगा। लेकिन अपन बात करें आगे, ही ऑल्सो अवेल द डिजाइनिंग सर्विस, यानी अब डिजाइनिंग सर्विस की बात हो रही है, फ्रॉम हिज ब्रदर। और ब्रदर क्या हो गया? आपके सर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो यदि ये आपके विदाउट कंसीडरेशन भी है, विदाउट कंसीडरेशन भी है तो ये टैक्सेबल आपके दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ब्रदर आपके रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में रहेगा। तो ही अवेल द सर्विस विच आर लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो देखो आपके ये कहता है कि यदि अपन इस तरह से बात करते हो कि ये सर्विस आपके रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी, for which the date of invoice was 1st of September and payment as per his books of account, यानी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कब किया गया, एंड एज पर द बैंक अकाउंट, बैंक में कब आपको दिखाई दिया? 15th नवंबर एंड 18th नवंबर रेस्पेक्टिवली। तो आपको ध्यान होगा मैंने रिवर्स चार्ज पढ़ाया था। तो रिवर्स चार्ज के केस के अंदर मैंने कहा रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ द सर्विस, तो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन आपने पेमेंट किया और उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया वो डेट, या फिर हमने हमारे बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया वो डेट, या फिर जिस दिन इनवॉइस हुआ उसके 60 डेज का टाइमिंग आपको मिलेगा। तो आप 60 डेज के अंदर पेमेंट कर दो तब तो अच्छी बात है, और 60 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो 61 डे आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिएगा एज पर सेक्शन 13(3), एज पर सेक्शन 13(3) के अंदर आपके यहां पर ये टाइमिंग आपके बताता है। तो ये चीज आपके इसमें बता रहा है। इसके बाद कह रहा है हिज टर्नओवर। अपन बात करें टर्नओवर की। हिज टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलो: टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 55 लाख और एग्जम्प्टेड सप्लाई आपके आ रहा है ऑफ गुड्स 16 लाख। तो एग्रीगेट अपन बात करें तो कितना हो जाएगा? 71 लाख। तो मुझे तो एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है, तो मेरा एग्रीगेट कितना हो गया? एग्रीगेट टर्नओवर कितना दिखाई दे रहा है? और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या थी? तो सर मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जम्प्टेड टर्नओवर,
फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर और इंटर स्टेट सप्लाई टर्नओवर, जो कि एक पेन नंबर में आपके दिखाई दे रहा है। टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जम्प्टेड टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर और इंटर स्टेट सप्लाई टर्नओवर। लेकिन जो रिवर्स चार्ज में आपने सर्विस ली गई है उसके ऊपर आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया गया, तो वो आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं होता है। ये मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखा है। तो यहां पर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जम्प्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर और इंटरस्टेट सप्लाई टर्नओवर। तो यहां पर दो ही दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों का टोटल लगाया वो मेरा आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू टैक्स रिवर्स चार्ज, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, इसको कंसीडर ही नहीं करना है। He intend to start providing the service also from the next financial year and also avail the composition scheme। आपके बता रहा है अंडर सेक्शन 10(1) कंपोजिशन स्कीम बता रहा है ऑफ द CGST Act 2017। He also wish to make the supply to the government। अब वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर मैंने कहा कि आप सर्विस का कंपोनेंट कितना रखते हो कि आपके 5 लाख या फिर 10% ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर, 10% ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर, उसको आपको इसमें कंसीडर करने के लिए बताता है। तो ये अपन ने यहां पर डिस्कस किया है। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे आते हैं सर, क्वेश्चंस पे आते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस इंपोर्टेड बाय मिस्टर मनदीप विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है ये, करेक्ट। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो इसमें कहता है मैं आपको करेक्ट ही करा रहा हूं क्योंकि गलत तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, उस पर आपको फोकस नहीं करना। रीजन बताऊंगा जो करेक्ट होगा। डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर, ब्रदर क्या है? रिलेटेड, तो टैक्सेबल हो गई है। इन लंदन ऑफ ₹5 लाख इन पर्सनल पर्पस इज कंसिडर एज ए सप्लाई, तो पर्सनल पर्पस से भी है तो कंसिडर होगा क्या, ये इसमें आपके बताता है। इस तरह से अपन बात करते हैं आर्किटेक्ट सर्विस, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस from his friend in London free of cost is not considered as a supply। तो वो free of cost है तो वो consider नहीं होगी as a supply, तो वो आप consider नहीं होगी as a supply। तो इसको समझते हैं, देखो कैसे पूरा इसका डायग्रामेटिक मैंने आपको पढ़ा रखा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो यार इंपोर्ट ऑफ सर्विस की मैं बात करता हूं कि विद कंसिडरेशन तो टैक्सेबल होनी ही होनी है आपके, चाहे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आपके वो सप्लाई कंसीडर होगी, वो सप्लाई कंसीडर होगी। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि आपके ये कह रहा है कि डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन ऑफ ₹5 लाख, तो कंसीडरेशन है इसके अंदर, कंसीडरेशन क्या है? 5 लाख। तो चाहे वो पर्सनल पर्पज से भी ले रहा है, पर्सनल पर्पज से भी ले रहा है, कंसीडरेशन है, तो किस पॉइंट में फॉल कर गया? ये इस पॉइंट में फॉल कर गया। विद कंसीडरेशन 5 लाख है, ब्रदर से ले रहा है, रिलेटेड है, कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉट इन कोर्स यानी पर्सनल पर्पज है, पर्सनल पर्पज है, तो डियर उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अब अपन बात करते हैं फ्रेंड से ले रहे हैं, विदाउट कंसीडरेशन है, तो वो फ्रेंड उसका रिलेटेड पर्सन नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो आपके ये सप्लाई नहीं कंसीडर की जाएगी। तो ये आपके इसका रीजन बताता है कि आर्किटेक्ट सर्विस इन हिज बिजनेस फ्रॉम फ्रेंड लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट कंसीडर एज ए सप्लाई। तो इस केस में आपके बता दिया इसने कि आर्किटेक्ट सर्विस ली गई है फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रेंड इसका रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड होता तो सप्लाई होता, नॉट ए रिलेटेड, नॉट रिलेटेड, रिलेटेड हो जाता तो ये सप्लाई टैक्सेबल हो जाती, सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है, तो ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये आपके क्या नहीं होगा, यहां पर सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रहेगा। तो आई थिंक डियर आपके बात समझ में आ गई होगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया अपना, चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात हो रही है, और रिवर्स चार्ज की मैं बात कर रहा हूं तो सेक्शन 13(3) के अंदर अपन जाएंगे, सेक्शन 13(3) के अंदर अपन जाएंगे, और 13(3) के अंदर सर्विस के केस में कहता है जिस दिन मैंने पेमेंट किया और उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया वो डेट, या फिर जिस दिन बैंक अकाउंट में मैंने डेबिट किया, बैंक को डेबिट किया वो डेट, या फिर 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू
ऑफ द इनवॉइस, तो वो मुझे यहां पर कंसीडर करना है। तो ऐसे केस में 15 नवंबर 18 नवंबर जब मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और फिर 61 डे आ रहा है, 1 सितंबर से मैंने 60 डेज जोड़े और उसके बाद 61 डेज आता है यहां पर 1 नवंबर। तो डियर 1 नवंबर ही मेरा यहां पर क्या जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में आपके दिखाई दे जाएगा। तो आई थिंक आपको बात इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे लेते हैं, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मनदीप फॉर द गिवन द फाइनेंशियल ईयर। तो देखो एग्रीगेट टर्नओवर, अभी मैंने बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर का मीन है टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जम्प्टेड टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, इंटरस्टेड सप्लाई टर्नओवर, बट एक्सक्लूड रिवर्स चार्ज के अंदर जो आपने टैक्स पे किया है वो आपका डियर टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। तो डियर आपके टैक्सेबल टर्नओवर 55 लाख और एग्जम्प्टेड टर्नओवर इज 16 लाख, तो एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 71 लाख। तो 71 लाख आपका इसका आंसर आ जाएगा, 71 लाख इसका आंसर आपके दिखाई दे जाएगा। दिस इज द एग्रीगेट। करेक्ट, चलते हैं आगे 6.4 पे अपन आते हैं। मिस्टर मनदीप विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, किसके अंदर बता रहा है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर एलिजिबल है अंडर द सेक्शन 10(1) CGST Act 2017 ही इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट कैन सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली अप टू, कहां तक की सप्लाई कर सकता है। तो इस केस में कहता है कि 71 लाख और इसका मैं बात करूं 10%, इसका मैं बात करूं 10% प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर अपन देखते हैं तो 7.51 लाख एंड देन 5 लाख विच इज हायर, तो अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं यहां पर गुड्स के साथ साथ सर्विस आप 7.10 लाख की आप सर्विस यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द, यानी जो आपके पर्सन है वो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस केस में क्या है, इन केस ऑफ द सप्लाई सर्विस टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्ट बाय द म्युनिसिपलिटी, आर्टिकल अंडर स्कीम मैंने बताया था म्युनिसिपल पार्टी का 243 और मैंने कहा एम को डब्ल्यू, एम का उल्टा लटका देना तो डब्ल्यू बन जाएगा। तो ये आर्टिकल्स नंबर याद करना मैंने आसान बताया था, एम को उल्टा कर देना तो डब्ल्यू बन जाएगा 243, डब्ल्यू की बात हो रही है। तो वो बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट, तो कौन सा आपके होगा। तो इस केस में कहता है एक तो प्योर सर्विस, एक तो हो गया प्योर सर्विस क्योंकि ये सर्विस आपके कौन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, किसको, गवर्नमेंट को, प्योर सर्विस का पार्ट हो गया। या फिर कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन सर्विस। देखो सर्विस के अंदर मैंने कहा कि सर्विस वाला पार्ट होगा ज्यादा और गुड्स वाला पार्ट क्या होगा, कम होगा। तो गुड्स वाला पार्ट तो कम होगा और सर्विस वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा। तो वही चीज इस केस में बता रहा है कि मटेरियल की मैं बात करता हूं इस केस में आ रहा है 25% और लेबर की बात करते हैं तो सर्विस केस में क्या होगा, लेबर होगा ज्यादा। तो 75% लेबर के केस के अंदर कंसेप्ट इस केस में बता रहा है, तो 75%। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता हूं 25% और 75%। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जो केस स्टडी है 6 आपको आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आता है 7। मैंने कहा कि यहां पर जो केस स्टडी बहुत सीधा सीधा सिंपल जीएसटी के अंदर दे रखी है और जीएसटी में आपको यहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके है कि स्कोर आपको टैक्सेशन में करना है, तो ये जीएसटी आपका बहुत हेल्प करेगी। और मैंने कहा कि इसका सिलेबस बहुत छोटा और सिंपल सिलेबस आपके दिया गया है। तो आपको जो स्टडी करनी है, तो मैंने आपको स्टडी करने का भी पैटर्न बताया था कि मैंने कहा कि आप स्टडी करोगे तो जो क्लास नोट्स मैंने दे रखे हैं वो आप कर लो और उसके बाद एसएम और आरटीपी और एमटीपी, तो एसएम के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप कर लो, सफिशिएंट है, और आरटीपी और एमटीपी कर लो, आपको सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको जीएसटी में रिक्वायरमेंट नहीं होती पढ़ने की। तो मैंने क्लास में बोर्ड नोट आपको शेयर कर रखे हैं, तो वो आप बोर्ड नोट के साथ पढ़ाई कर लो। तो वहाँ पर वो मैंने पूरे के पूरे बोर्ड नोट अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दे रखे हैं, तो वो आपके वीएसआई के ड्राइव पे भी अवेलेबल हैं, आप उसके साथ उसको पढ़ सकते हो। अब मैं लेके चल रहा हूं 7th केस स्टडी 7th आ रही है, जिसके अंदर आ रहा है मिस रिया इज ए मल्टी फेज बिजनेस
personality. She is registered under the GST from April this year. और इस साल वो कब रजिस्टर्ड हुई है? अप्रैल में रजिस्टर्ड हुई है। वो इस साल कब रजिस्टर्ड हुई है सर? अप्रैल में रजिस्टर्ड आपके दिखाई दे रही है, तो अप्रैल में रजिस्टर्ड हुई है। She supply a package consist of the stapler, calculator and charger. It is single price. It means bundle service. It means bundle service है of rupees 300. Rate of GST for stapler, calculator, charger is 5%, 12% and 18%. देखो, this is the part of the mixed supply, not composite. Composite supply का मतलब तो मैंने क्या बताया था कि they are naturally bundle. They are naturally bundle, but they are not naturally bundle. It means mixed supply. स्टेपलर को आप अलग से बेच सकते हो, कैलकुलेटर को आप अलग से बेच सकते हो। तो यहां पर ये आपके जो बता रहा है, स्टेपलर है, कैलकुलेटर है, चार्जर है, सबको अलग अलग आप बेच सकते हो। तो दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, इट्स मींस दिस अ पार्ट ऑफ द मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में आपको रेट जो ऑप्ट करनी होती है वो कौन सी ऑप्ट करनी होती है सर? हायर रेट, हायर, जो सबसे हायर रेट आपके दिखाई दे रही है। तो हायर रेट कौन सी हुई? 18%। यहां पर देखो रेट है 5%, 12% और 18%। तो यदि मैं मिक्स सप्लाई लेके चलूंगा तो इस पे रेट क्या लूंगा? 18% जो हायर रेट है उसको कंसीडर करने के लिए इसमें बताएगा। सी वांट टू ऑप्ट द कंपोजिशन लेवी, और वो कंपोजिशन लेवी के साथ बता रहा है। सी रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, अर्न 1,60,000 बाय परफॉर्मिंग द वेस्टर्न म्यूजिक इन द कल्चर इवेंट इज द रिसोर्ट। वेस्टर्न म्यूजिक टैक्सेबल। मैंने कहा था कि आपके यदि एग्जम्पशन वाले चैप्टर में जाते हैं तो मैंने कहा कि वेस्टर्न म्यूजिक तो आपके टैक्सेबल है, लेकिन फोक जो क्लासिकल डांस है, लोक नृत्य है, ये तो मैंने कहा कि आपके क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। लेकिन वहां भी उसका कंसिडरेशन अप टू 150 तक है तो ही एग्जम्प्ट होगा, उससे एक्सेस है तो आपके टैक्सेबल हो जाता था। या कोई पर्सन एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहा है, एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहा है, तो भी मैंने कहा कि वो टैक्सेबल है। लेकिन यहां पर ही तो वेस्टर्न म्यूजिक क्लियरली आपके मेंशन हो गया कि ये टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट है, ये टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट है, जो कि मैंने एग्जम्पशंस वाले चैप्टर में आपको करा रखा है। नाउ earn 50,000 by providing the service by way of the renting of the residential dwelling for use as a boutique बिजनेस पर्पज से तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा टैक्सेबल। ब्यूटिक खोल लिया तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, नॉट रेजिडेंस। ब्यूटिक तो बिजनेस के अंदर कंसीडर होता है, तो सर बिजनेस में आपको कंसीडर करना है तो क्या होगा सर? टैक्सेबल होगा। तो ये हमारे इस केस के अंदर कंसेप्ट आपके बता रहा है। आगे लेता हूं। Receives 70,000 by way of the rent from the letting of एग्रो मशीन एग्जम्प्ट है। मैंने एग्जम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, एग्रो मशीन पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, तो इसलिए इस एग्री मशीन का जो रेंट है वो क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। फुल्ली एग्जम्प्ट आपके यहां पर दिखाई दे जाएगा। Which RIA made the supply during the June, detail of which are as follow. Basic price of the product before TCS under the Income Tax Act 1961। तो ये TCS तो गवर्नमेंट का पेमेंट है और गवर्नमेंट के पेमेंट के ऊपर कभी भी GST नहीं लगता है। मैंने कहा कभी भी गवर्नमेंट के पेमेंट पर ना TDS लगता है ना GST लगने वाला, तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, तो उसको आपको कंसिडर करना है। बिल प्राइस कितनी है? 45, उसी को देखना है। इसके बाद ये कह रहा है कि सी रिसीव a subsidy of 3,500 from the Green Foundation Private Limited for usage of the green energy, and subsidy was linked to the saving energy। ऑलरेडी लिंक करता है वो उसके साथ में, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है उसने ऑलरेडी कहा बेसिक प्राइस उसकी क्या है? 45,000, लेकिन यहां पर यदि वो सब्सिडी देगा तो उससे कम करना है। तो जैसे मैंने कहा कि वहां पर सब्सिडी वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था सेक्शन 15(2)(e। आप देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपन ने पढ़ा था, सब्सिडी को दो भागों में बांटा था अपन ने। एक तो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और डियर दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट से। वो तो इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन अदर्स से आती है तो उसे इंक्लूड करना है, ये नॉट इंक्लूड। अब देखो ये क्या है, यहां पर इन्होंने सब्सिडी दी गई है। सी रिसीव ए सब्सिडी 3,500 फ्रॉम द ग्रीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। तो इट्स नॉट ए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, तो इंक्लूड होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा गया कि ये सब्सिडी का जो कंसीडर कर रहा है
वो आपके प्राइस तो 45,000, जैसे आज मैंने आपको कहा कि आपके सीए फाइनल की फीस है या इंटर की आपकी फीस है मान लो 70,000, 70,000 रुपए, तो यहाँ 70,000 ही वो ले रहा है। अब इसमें सब्सिडी का अमाउंट उसने कहा कि मान लो आपको कोई एनजीओ है, कोई ट्रस्ट है, वो आपको 50,000 सब्सिडी दे देता है, आपको 20,000 ही पेमेंट करना है। तो इट्स मीन्स इस केस में आपको, हमें इंस्टीट्यूट को तो कितना मिलेगा 70,000, जो कि मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। तो वो पूरा उसने 45,000 बता दिया, तो इसलिए इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। यदि क्वेश्चन में आपके कहता है कि भाई सब्सिडी है 50,000 और 20,000 हमने दिया, तो कितना हो जाता, फिर 70,000 होता, 50 और 20 70 हो जाता। लेकिन इसने तो पूरा प्राइस, बेसिक प्राइस ही दे दिया। तो मैंने कहा आपके एवी इक्वल टू टीवी, एवी इक्वल टू टीवी, और ये एवी इक्वल टू टीवी कब कंसीडर करते हैं, तो मैंने कहा कि यहां पर सेक्शन 15 आप 1 को देख लो, और एवी इक्वल टू टीवी, एवी इक्वल टू टीवी आपको बताता है। तो एवी का मतलब क्या था, असेसेबल वैल्यू, टीवी का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो मैंने कहा एवी इक्वल टू टीवी कब कंसीडर करते थे, जब मैंने कहा प्राइस मस्ट बी सोल कंसीडरेशन होनी चाहिए। प्राइस क्या होनी चाहिए, सोल कंसीडरेशन होनी चाहिए, और सप्लायर एंड रिसिपिएंट मस्ट बी अनरिलेटेड पर्सन, सप्लायर एंड रिसिपिएंट मस्ट बी अनरिलेटेड पर्सन है। तो डियर ऐसे केस के अंदर वहां पर मुझे क्या लेना होगा, ऐसे केस में एवी इक्वल टू टीवी। आपको पूरा डायग्रामेटिक मैंने बताया था कि पहली चीज आपको क्या देखना है कि प्राइस मस्ट बी सोल कंसीडरेशन। वो कहता है यस, तो अपन आते हैं। फिर कहता है कि सप्लायर और रिसिपिएंट आर रिलेटेड, नो। द सप्लाई इज मेंशन इन द सेक्शन 15(5), नो। तो ऐसे केस में सेक्शन 15 आपके एवी इक्वल टू टीवी दिखाई दे जाएगी, और उसमें नोटिफाइड एडजस्टमेंट सेक्शन 15(2) के अंदर ऐड होने वाले आइटम थे, 15(3) के अंदर आपके लेस होने वाले आइटम आपके इसमें बताता है। तो ये चीज आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है। तो सिर्फ आपको 45,000 ही कंसीडर करना होगा, इसको आपको कंसीडर नहीं करना, इसको नहीं करना। तो यदि ये रिड्यूस करके दिया था तो आपको सब्सिडी ऐड करनी होती, यहां पर उसने पूरा बेसिक प्राइस आपके सामने रखा हुआ है। आगे लेता हूं मैं जी। Miss Riya provide the survey the following information regarding the receipt of inward supply during July. Inward supply यानी जो inward supply ले रही है उसकी बात कर रहा हूं। During the July, receive invoice of goods having the GST component of rupees 30,000. Goods were to be delivered in 5 lot. 5 लॉट में आपके आएगा, 5 लॉट में आएगा, और इसने कहा आउट ऑफ विच 3 लॉट वर रिसीव इन करंट मंथ। और इसमें 3 लॉट कैसे रिसीव हो रहे हैं, इन करंट मंथ। आपकी 5 लॉट्स के अंदर गुड्स रिसीव होगा। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब खुद को लेना होता है तो क्या बोलती है, विच एविस अर्लियर, विच एविस अर्लियर। ये आईटीसी देने की बात है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दे रही है। तो गवर्नमेंट जब देती है तो आपको क्या बोलती है, विच एविस लेटर, विच एविस लेटर। तो यहां पर अब आपके गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सर कैसे प्रोवाइड करेगी, तो ये कहते हैं कि जो आपके आईटीसी मिलता है वो लास्ट लॉट पे मिलता है। तो ये 3 लॉट ही आए हैं, 5 लॉट का आना था, अभी ये कौन सा आया है, 3rd लॉट। तो अभी आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जब 5th लॉट आपको मिलेगा तब इस केस में आईटीसी आपको मिलेगा। तो विच एविस लेटर कंसेप्ट आपको लगाना है। यहां पर कह रहा है परचेज ए कार having the GST component 1,50,000 for the uses in the driving school on by her. देखो ड्राइविंग स्कूल के लिए मैंने आपको बताया था कि मोटर कार का आईटीसी आपको नहीं मिलता, मोटर कार का आईटीसी आपको नहीं मिलता। लेकिन यदि मोटर कार आपके प्लाइंग आपके किस में काम आ रही है, पैसेंजर को लाने ले जाने में काम आ रही है, या ड्राइविंग में काम आ रही है, नेविगेशन में काम आ रही है, सिखाने में काम आ रही है, तो ऐसे केस के अंदर मुझे उस मोटर कार का आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहां पर मुझे इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, ड्राइविंग में है तो आईटीसी अवेलेबल। फिर इसके बाद है अवेल द हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर एम्प्लॉय ऑन हर ऑन एंड पेड जीएसटी 7,000 देयर ऑन। तो दिस द हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस इज कवर्ड इन द ब्लॉक रेट, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस इज द कवर्ड इन द ब्लॉक रेट। और डियर जैसे ब्लॉक रेट में है तो मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना ब्लॉक रेट का पार्ट है, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी केवल आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई दी गई है, टैक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, टैक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वेदर एप्लीकेबल ऑल द
supply referred above in intrastate unless specified otherwise condition necessary for claiming the input tax credit ITC have been fulfilled subject to the information given above. From the information given above choose the most appropriate answers. आपको select करने के लिए आपके बताता है कि choose the most appropriate answer. तो इसके अंदर अपन बात करते हैं choose the most appropriate answer की मैं बात करूं तो what would be the nature of supply and the applicable rate of GST for the supply of package made by Mrs. Ria when not registered under the composition scheme. तो इस केस में अपन बात करते हैं कि यहां पर मैंने कहा कि वो आपके स्टेपलर दे रहा है, कैलकुलेटर दे रहा है, चार्जर दे रहा है, तो दे आर नॉट नेचुरली बंडल, दे तो साथ रहा है लेकिन दे आर नॉट नेचुरली बंडल, और वो आपकी कोई भी नेचुरली बंडल नहीं है, नेचुरल बंडल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर जो रेट लगने वाली है वो हायर रेट आपको लगती है। तो मिक्स सप्लाई का पार्ट है और मिक्स सप्लाई के साथ रेट कौन सी जगह 18%। करेक्ट सर, बिल्कुल ये आपके आ गया, मैच हो गया। मिसेस रिया कैन ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम इफ सी डज नॉट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ। तो कंपोजिशन स्कीम किस किस को नहीं मिलता, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है एक्रेटेड वाटर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता, तंबाकू को नहीं मिलता, पान मसाला को नहीं मिलता, और देखो एक रह गया आइसक्रीम, मैंने वो भी लिख दिया, वो भी मैंने आपको लिख दिया। तो ये आप भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मिल्क तो सिंपल है और वो भी एग्जाम्प्ट है, तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मिल्क तो वैसे भी कंपोजिशन स्कीम ले भी सकते हो, और वैसे क्या है, मैंने कहा यदि ऑल होली कर रहा है तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है मिल्क, एग्जाम सप्लाई में पढ़ाया था मैंने आपको। तो एक्रेटेड वाटर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, तंबाकू है, पान मसाला और आइसक्रीम, आइसक्रीम रह गया था तो मैंने आइसक्रीम भी लिख दिया, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि एग्जामिनर कैसे भी घुमा के पूछे, मैंने कहा कैसे भी घुमा के पूछे तो आप आंसर आराम से दे दो, और जीएसटी के तो वैसे भी सिंपल क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यहां पर एक्रेटेड वाटर, तंबाकू, पान मसाला और आइसक्रीम ये आप किस में रखे गए हैं, आपके स्पेशल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में रखे गए हैं, तो इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि आपके यहां पर कवर्ड हो गए हैं। आगे लेते हैं 7.3 आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय द मिसेस प्रिया इन द मंथ ऑफ मे एग्जाम्प्ट सप्लाई अमाउंट टू। तो देखो एग्जाम्प्ट सप्लाई किसकी थी, एग्रो मशीन। एग्रो मशीन मैंने आपको बताया था एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। एग्रो मशीन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर को तो जीएसटी में भी आपके बेनिफिट दिया गया, तो एग्रो मशीन आपकी क्या जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नाउ 7.4 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 मेड बाय द मिसेस रिया। तो सेक्शन 15 के अंदर बेसिक प्राइस कितनी आ रही है, 45,000, ये मेरा आपके यहां पर आ जाएगा। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 में वैल्यू ऑफ सप्लाई AV इक्वल टू टीवी, ट्रांजेक्शन वैल्यू, AV इक्वल टू टीवी, जो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही यहां पर आपके इस केस में बता देगा। तो AV इक्वल टू टीवी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आ रही है वो इस केस में कंसीडर हो जाती है। तो असेसेबल वैल्यू ही इस केस के अंदर यहां पर क्या होगी, टीवी, ट्रांजेक्शन वैल्यू। और ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, सप्लाई और रिसिपेंट मस्ट बी अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, और प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन, ये हमारे इस केस में बताता है। नाउ 7.5 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं पर ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट कैन बी क्लेम बाय द रिया। तो मैंने कहा सिर्फ ड्राइविंग स्कूल, जो आपको सिखाने के काम में आ रही है ड्राइविंग स्कूल, उसी का मिलेगा। बाकी का सारा क्या था, ब्लॉक रेट में था। तो ड्राइविंग स्कूल का कितना था, 150, आप यहां देखोगे। तो मैंने यहां पर बता रखा है, देखो आपके रिसीव इनवॉइस फॉर गुड्स having GST component rupees 30,000, goods was to be delivered in 5 लॉट में। मैंने कहा लास्ट लॉट जब तक नहीं मिलेगा आप ITC नहीं क्लेम कर सकते, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो ये हट गया आपके। परचेज ए कार हैविंग GST कंपोनेंट रुपीज 1,50,000 फॉर यूजिंग इन द ड्राइविंग स्कूल, इसका मिल जाएगा। एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आपके मैंने बताया था पर्सनल पर्पज से दिया गया है, तो इस केस में आपके ब्लॉक रेट में रखा है सर, ब्लॉक रेट में रखा गया, और इसका आपको ITC अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये आपका ब्लॉक रेट में आपके रखा हुआ है। तो इस केस में आपको इसका ITC अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, आगे लेते हैं
तो ये भी आपके हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 8। केस स्टडी नंबर 8 अच्छा है मिस्टर। केस स्टडी 8 स्टार्ट करते हैं। मैसर्स संकी एंड कंसर्न्स ए पार्टनरशिप फॉर्म। देखो ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म। तो मैंने कहा कि पर्सन को यहां पर जो कैटेगरी बना रखी है तो उसमें कौन सी कैटेगरी का पर्सन आ रहा है, फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म की कैटेगरी का पर्सन इस केस के अंदर आपके आ रहा है, यानी कौन सी कैटेगरी का पर्सन है, फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। रजिस्टर्ड इन दिल्ली, और रजिस्टर्ड कहां पर आ रहा है, दिल्ली में। कहां आ रहा है जी, रजिस्टर्ड इन दिल्ली। रेंडर्ड द फॉलोइंग सर्विस ड्यूरिंग द ईयर, और ये सर्विस आपके रेंडर कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर। सिक्योरिटी सर्विस 2 करोड़, सिक्योरिटी सर्विस आपके आ रही है 2 करोड़ टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। और किसको दे रहा है, वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, 2 करोड़ की आपकी सर्विस दे रहा है, और वो भी किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। दूसरा आ रहा है मैन पावर सर्विस अकाउंट्स 5 लाख, मैन पावर सर्विस फॉर अकाउंट्स 5 लाख आ रही है। एंड ऑडिटिंग सर्विस, एंड ऑडिटिंग सर्विस आपके इस केस में आ रही है। तो यदि मैं मेरा इसका एग्रीगेट टर्नओवर देखूं तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, क्या क्या दे रहा है, सिक्योरिटी सर्विस 2 करोड़, मैन पावर सर्विस अकाउंट्स के लिए दे रहा है 5 लाख की, एंड ऑडिटिंग सर्विस दे रहा है यहां पर आपके 1 करोड़ की डियर। तो ऐसे केस के अंदर मेरी एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई हो गई 3 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 5 लाख इस केस के अंदर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट हो जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट ये दिखाई दे रहा है। अदर इंफॉर्मेशन, संकी कंसल्टेंट ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप सर्विस 70,000, स्पॉन्सरशिप सर्विस रिवर्स चार्ज, याद करो स्पॉन्सरशिप सर्विस एट द सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन बाय ए प्राइवेट एनजीओ ए पार्टनरशिप फर्म इन दिल्ली। तो रिवर्स चार्ज की बात करता है। तो ये तो इसके बाद आता है संकी कंसल्टेंसी पे रेंट अमाउंट टू ₹6 लाख फॉर ए बिल्डिंग ऑन बाय एमसीडी। एमसीडी का मतलब क्या हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो यानी एक तरह से लोकल अथॉरिटी हो गई, और इस केस में म्युनिसिपलिटी लोकल अथॉरिटी का पार्ट ही है। किसका पार्ट है सर, लोकल अथॉरिटी का पार्ट है। तो लोकल अथॉरिटी का पार्ट है तो इस केस में क्या होगा, यहां पर ये सर्विस रिवर्स चार्ज में जाएगी। और मैंने कहा कि यदि आपने कोई भी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपलिटी से यदि आपने कोई भी बिल्डिंग या प्रेमिसेस रेंट पे लिया गया और आप उसके रेंट पे कर रहे हो तो आपको वहां पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी डियर रिवर्स चार्ज में चली गई, ये भी आपकी किस में चली गई, ये भी रिवर्स चार्ज में गई, दोनों। इसके बाद आता है assuming all the services are taxable at 18% and all transition to the intrastate supply। ये तो सिंपल आपके वो चीज आपके बता रखा है। नाउ अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं अब आपके साथ स्टार्ट करता हूं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द संकी कंसल्टेंट। तो अभी मैंने बताया था एग्रीगेट टर्नओवर के लिए वर्किंग नोट अपन बात करें। एक तो क्या दे रहा है ये, यहां पर सिक्योरिटी सर्विस अपन बात करें। एक तो सिक्योरिटी सर्विस अमाउंट अराउंड ₹2 CR। इसके बाद दे रहा है आपके मैन पावर सर्विस अकाउंट्स ₹5 लाख। एंड आपके आ गया ऑडिटिंग सर्विस 1 CR। ऑडिट सर्विस 1 CR। तो 3 करोड़ 5 लाख। 3.5 CR भी अपन बोल सकते, 3.05 CR भी अपन इस केस में बोल सकते हैं। तो 3 करोड़ 5 लाख इस केस का आंसर आपके आ जाएगा। तो दिस द एग्रीगेट टर्नओवर आपके इसमें आ रहा है। नाउ सिंपल सा है 8.2 जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंदर आपके जीएसटी लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए बता रहा है। तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी की लायबिलिटी कौन पे करेगा, देखो मैंने शॉर्ट में लिखवा था स्पॉन्सर सर्विस रिवर्स चार्ज में,
अमाउंट ऑफ रुपीज 70,000। और दूसरा रेंट जो हम एमसीडी को पे कर रहे हैं, एमसीडी को हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है यदि वो आपके यहाँ पर रेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स लेता है तो वहां पर जब वो रेंट पे करता है तो डियर मैंने कहा ये रिवर्स चार्ज में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, रिवर्स चार्ज में चला जाएगा और इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट आपके आ गया 70,000, तो क्या है आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विस का, 6 लाख आपके आ गया रेंट का, तो टोटल हो गया 6,70,000। और डियर मैं इसका 9% निकालूं, 6,70,000 का 9% 60,300 ये सीजीएसटी है। एसजीएसटी तो मैंने कहा अपने आप आ जाता है, जब सीजीएसटी अपने आप कैलकुलेट होता है तो एसजीएसटी अपने आप उसमें कैलकुलेट हो जाता है। ये हमारे इस केस में बता रहा है। तो डियर सीधा सिंपल सा अपने आपके आ गया कैलकुलेशन। तो 60,300 मैंने कहा सीजीएसटी, तो एसजीएसटी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट आपके एसजीएसटी आपके आ जाता है। नाउ नेक्स्ट आपके आ रहा है 8.3 जिसमें आ रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू सही कौन सा है, ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड बाय द संकी कंसल्टेंट टू द रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। देखो सही क्या है, तो उसने कहा संकी कंसल्टेंट सेल इशू जीएसटी कंप्लीट टैक्स इनवॉइस, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन तो आपके क्या इशू करेगा, इशू क्या करेगा, टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस उसे इशू करने के लिए कह रहा है कंप्लीट टैक्स इनवॉइस इशू आपको इशू करना है, कंप्लीट टैक्स इनवॉइस। तो मैंने आपको बता रखा है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए क्या इशू करता है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है, जो कि या तो एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, एग्जम्प्टेड या कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। केवल इनवॉइस वो पर्सन इशू करता है जो कि आपके सप्लाई तो करा है लेकिन खुद में रजिस्टर्ड नहीं है। और रिसिप्ट वाउचर आपके जब आप एडवांस पेमेंट करते हो तो जो पेमेंट आपको मिला है उसके लिए एडवांस के लिए अपन क्या इशू करते हैं, रिसिप्ट वाउचर। तो वहां पर आपके ये रिसिप्ट वाउचर आपको बताता है, तो ये आपके केवल पहला पॉइंट ही क्लियर करता है आपको इस चीज के अंदर कि यहां पर आपके जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स इनवॉइस आपके इशू करेगा। तो बिल ऑफ सप्लाई तो किस केस में होता है इशू, एग्जम्प्टेड के केस में और कंपोजिशन स्कीम के। तो ये आपके में कहता है कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट ही आपको इसमें क्लियर आपको कर रहा है, जो रिसिप्ट वाउचर है वो एडवांस के रिगार्डिंग आता है और यहां कर रहा है इशू एक डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस। तो डॉक्यूमेंट इशू नहीं होता, आपको टैक्स इनवॉइस ही देना होता है यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हो। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट अपन आते हैं 9th, यहां तक आपके हो गई, 3 ही है इसमें, 9th आते हैं पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। इस रिटेल स्टोर ऑफ द मर्चेंडाइज लोकेशन इन 5 स्टेट एंड और यूटी इन द कंट्री, यानी आपके स्टेट में भी है और यूटी का मतलब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी। जैसे मैंने कहा कि आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें भी आपके दिखाई दे रहा है। यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके क्या होता है, डिपेंडेंट होती है, वो आपके यूनियन टेरिटरी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट दिखाई देती है। फॉर द पर्पज ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द स्टॉक ऑफ द मर्चेंडाइज एंड अट्रैक्ट द कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड एंड लॉन्च स्कीम ऑफ 1 बाय 1 गेट 1 फ्री। कौन सी स्कीम लॉन्च कर दी, बाय 1 गेट 1 फ्री। बाय 1 गेट 1 फ्री की आपके स्कीम यहां पर लॉन्च दिखाई दे रहे हैं, ये एक के साथ एक फ्री है। फॉर दिस सेम टाइप ऑफ द मर्चेंडाइज, फॉर इंस्टेंस, one shirт to be given free, one shirt to be given free with the purchase of one shirt. For the saving account, PTL Limited directly purchase merchandise from the manufacturer. In the month of May, in order to save employee cost को save करने के लिए PTL Private Limited purchase a tempo travel। क्या परचेज कर रहा है, टेम्पो ट्रेवल वर्थ ₹12 लाख। टेम्पो ट्रेवल परचेज कर रहा है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सेव करने के लिए, विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 25% इंक्लूडिंग द ड्राइवर, इंक्लूडिंग ऑफ ड्राइवर के साथ है। वैसे भी 13 से ज्यादा है तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। और ये किस में यूज ले रहा है, अपने बिजनेस के अंदर गुड्स को लाने ले जाने में टेम्पो ट्रेवल यूज कर रहा है।
for the transportation of its employee, further for the ensuring the well-being of its employee private limited. वॉलंटरी ऑप्टेन का हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड 2 लाख, यानी आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड कितना हो रहा है 2 लाख रुपए फॉर ईच एम्प्लॉय इन द सेम मंथ, ईच एम्प्लॉय इन द सेम मंथ. The premium of rupees 1500 per employee has been paid by the company for 100 employee. तो देखो आपके वॉलंटरी बता रहा है, तो दिस पार्ट ऑफ द ब्लॉक रेट एंड पर सेक्शन 17(5) ब्लॉक रेट के अंदर मेंशन है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा. लेकिन जो टेम्पो ट्रेवल है, टेम्पो ट्रेवल्स है, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि वो बिजनेस के अंदर आपके वर्क कर रहा है. और सीटिंग कैपेसिटी 25% की है, 25% की सीटिंग कैपेसिटी है. In the month of July, the Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit in the court. ओहो, लॉ भी आपके यहाँ पर सूट भी फाइल हो गया. देखो, customer of the company filed a lawsuit in the court against the company for not supplying of goods of the value of rupees 1 lakh. 1 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई नहीं किया, इसके लिए कंपनी के अगेंस्ट केस भी कर दिया. PTL प्राइवेट लिमिटेड एंगेज द मिस्टर राम and the advocate to represent its court for an agreed consideration of rupees 25,000. और उसके लिए उसने agreed consideration कितना लिया 25,000. तो मैंने कहा था लीगल सर्विस यदि कोई लेता है, एडवोकेट की सर्विस लेता है, कौन? बिजनेस एंटिटी. कौन लेता है? बिजनेस एंटिटी. तो ऐसे केस में यदि बिजनेस एंटिटी का प्रोसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर आपके स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड है, तो ये तो रजिस्टर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है. तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इस 25,000 पे मिस्टर राम की सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगेगा आपके. और रिवर्स चार्ज में टैक्स किसको पे करना होता है सर? रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है. किसको टैक्स पे करना होता है? रिसिपिएंट को सर टैक्स पे करना होता है. तो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है. तो रिवर्स चार्ज में आपका रिसिपिएंट टैक्स का पेमेंट करता हुआ दिखाई देगा. एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर राम इशू एन इनवॉइस 5th of July, 5 जुलाई को इनवॉइस इशू किया. However, the consideration was not paid till the Feb next year. और अभी तक कंसिडरेशन पे नहीं किया. तो मैंने आपको बताया था कि 60 डेज मिलते हैं रिवर्स चार्ज के अंदर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए. तो या तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स के अंदर वो एंट्री कर ली है, या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, या फिर आपने पेमेंट जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ उसके 60 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया. तो अच्छी बात है. नहीं किया तो 61 डे ही आपका डियर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. 61 डे ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाता है. तो ये चीज हमारे इस केस में बता रहा है. ऑल द अमाउंट गिवन अबाउट एक्सक्लूडिंग टैक्स. देखो टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, सारा सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया गया है, सारा का सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया गया है. एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. रेट ऑफ टैक्स सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी इक्वल होती है 9%. However, ये स्पेशल ध्यान देना, टेम्पो ट्रेवल रेट ऑफ टैक्स इज द 14%. ये एक यूनिक चीज ध्यान में रखना कि जो टेम्पो ट्रेवल है ना आपका, उस पे रेट 14% देनी है. यानी मैं उस पे आईटीसी बात करूंगा तो आईटीसी मुझे मिलेगा 14% की रेट से आईटीसी मिलेगा. टेम्पो ट्रेवल्स पे 14% है. यानी जो मेरा टेम्पो ट्रेवल्स है उस पे जीएसटी का रेट क्या है? 14%. सीजीएसटी और एसजीएसटी 14%. 28% आपका रेट आ जाएगा. तो इस टेम्पो ट्रेवल पे 28% है. इन रिलेशन टू अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट ऑफ द बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर आपको चलाया जा रहा है. ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. देखो अपन बात करते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चलाया जा रहा है, तो इसके साथ वो कहता है एक के साथ एक फ्री है. तो दिस द पार्ट ऑफ द बंडल सप्लाई. और बंडल सप्लाई के अंदर दो चीजें आती है, एक तो कंपोजिट सप्लाई और एक मिक्स सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई का अंदर होता है कि दे आर नेचुरली बंडल, दे आर नेचुरल बंडल. और जब नेचुरल बंडल लेके चलते हैं तो उनमें से जब आपको बताता है कि दे आर नेचुरली बंडल, नेचुरली बंडल आपके आ रहा है, तो उसमें आपके क्या बताता है कि दे आर नेचुरली बंडल यदि आपके है तो उसमें से क्या लेना है आपको? जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसकी रेट आपको कंसीडर करते हो टैक्स लगाना होता है. लेकिन जब मिक्स सप्लाई की बात करता हूं तो उस केस में हायर रेट आपको सिलेक्ट करके पूरे के पूरे आपके पैक के ऊपर टैक्स लगाने की बात करता है. तो यहां पर कहता है डी आंसर, दिस आर टू इंडिविजुअल सप्लाई वेयर आर सिंगल प्राइस इज द चार्ज. और उस पर सिंगल प्राइस चार्ज की जा रही है.
ऑफ द एंटायर सप्लाई, पूरी सप्लाई के ऊपर एक ही रेट आपके चार्ज की जा रही है, देयर टैक्सेबिलिटी अंडर द डिपेंड अपॉन द S2 whether the supply is the composite supply and the mixed supply, whether the supply is the composite supply or the mixed supply इस केस में कंसिडर होने के लिए बताता है। तो या तो वो कंपोजिट सप्लाई हो गई या फिर वो आपके मिक्स सप्लाई इस केस के अंदर आपके बता रहा है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी की बात हो रही है, फॉर द मंथ ऑफ मे फर्स्ट ऑन द परचेज ऑफ द टेम्पो ट्रेवल, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस वॉलंटरी था, ब्लॉक रेट नहीं मिलेगा। 75 ब्लॉक में गया। प्रीमियम पेड, assuming that all the other condition for availing the input credit has been complied। तो टेम्पो ट्रेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है सर? 28% था, 14% CGST, तो SGST उसके इक्विवेलेंट बता रहा है इस केस में। टेम्पो ट्रेवल की रेट है 12 लाख रुपए, तो उसका 14% मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 1,68,000। ये आ गया। ये देखो आपको दिखेगा टेम्पो ट्रेवल की कॉस्ट कितनी आ रही है? 12 लाख सर, 12 लाख रुपए है। टेम्पो ट्रेवल वर्थ रुपीज 12 लाख, तो इस केस के अंदर इसका आईटीसी अपन को मिल रहा था, तो मैंने कहा इसका आईटीसी मिल रहा है, तो 12 लाख का 14% से आपको इसको कंसीडर करने के लिए बता रहा है। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस सेकंड आपके क्राइटेरिया में बता रहा है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किस में है? ब्लॉक रेट में रखा हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका ब्लॉक रेट में रखा हुआ है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किस में रखा है सर? ब्लॉक रेट में रखा हुआ है। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन 9.3 अपन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है, सही है, सत्य है, सत्य, ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस ऑफ एडवोकेट अवेलेबल बाय द कंपनी। देखो एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में, एडवोकेट की सर्विस किसमें चली गई? रिवर्स चार्ज में चली गई। एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में चलेगी, तो रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी, जिसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर आपके टैक्सेबल लिमिट में आ रहा होता रजिस्ट्रेशन में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से, तो रिवर्स चार्ज में उस पर टैक्स पे करना है, यानी 25,000 का 9% आपको इसमें टैक्स पेमेंट करने के लिए बताता है। तो 25,000 का इस केस के अंदर आपको बताता है 9 आपको रिवर्स चार्ज में, तो 9% मैं निकालूं तो 2250 आपके रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स पे करना है, तो CGST 2250, 25,000 का 9% आपको लेना है, तो ये इस केस में आपके बताता है। तो ये कह रहा है एडवोकेट सर्विस पे, और इस पे द कंडीशन ऑफ द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अलॉन्ग विद द टैक्स विद इन द 180 डेज ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस डस नॉट अप्लाई, और इसके ऊपर 180 डेज का कंसेप्ट आपके एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें आपके 180 डेज का कंसेप्ट इसमें आपके एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आपके केस स्टडी नंबर 10 पे मैं आपको लेके चल रहा हूं। अच्छी केस स्टडी है। मिस्टर कुमार स्टार्टेड द इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है? इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस की सर्विस कर रहा है। फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000, उसका टर्नओवर कितना बता रहा है? मार्च तक 12,50,000। ऑन द 30 ऑफ जून हिज टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 20 लाख, अब सर्विस केस में 20 लाख की लिमिट है, उसको क्रॉस कर गया, एंड रीच टू द 20,05,000, 20,05,000 हो गया। मिस्टर कुमार अप्लाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज रेगुलर टैक्स पेयर ऑन 15th of July एंड रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड ऑन 25th of July, 25 जुलाई को दिया। तो देखो जब वो जीएसटी के लिए लायबल हुआ उसके 30 डेज के अंदर यदि उसने एप्लीकेशन दे दी, उसके 30 डेज के अंदर उसने एप्लीकेशन दे दी, तो आपको जीएसटी नंबर उस दिन से मिलता है जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन आप एलिजिबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन यदि आपने 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी थी, तो ऐसे केस में डियर, ऐसे केस में क्या होगा? यदि आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी तो 30 डेज वाला एप्लीकेबल करना है। लेकिन यदि 30 डेज में यदि आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? तो डियर ऐसे केस में यदि 30 डेज के अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं दी है
तो आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, वो डेट आपको कंसिडर करनी होती है। तो यहां क्या कर दी क्वेश्चन में, 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दे दी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है 25 जुलाई। तो वो नहीं होगा, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुए थे वो डेट आ जाएगी, यानी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की गई 30 जून, वो आपको लेनी होगी। On 16th July, he entered into a contract of the designing the flat, Mr. Sham. The service was completed on 22nd July, and Mr. Kumar issued the invoice on the same day, 6 lakh. On 6th July, Mr. Kumar purchased the capital goods amount rupees 4,50,000, and 25th July, 31st July, he availed a service amount rupees 1,75,000 for the purpose of completing the service. यानी इसने कैपिटल गुड्स परचेज किया अपनी सर्विस को देने के लिए। कैपिटल गुड्स का भी मैंने कहा आईटीसी में रहता है, इनपुट किस किस का मिलता है, तो आईटीसी आपके अवेलेबल होता है इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। आपको इन तीनों का टोटल आपके दिखाई देता है एलिजिबल आईटीसी, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स। इनपुट सेक्शन 259 में, इनपुट सर्विस 260 के अंदर और कैपिटल गुड्स यहां पर आ जाएगा 219 के अंदर। तो यहां आप कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट कितना आ रहा है, तो ये कहता है कि कैपिटल गुड्स के लिए एलिजिबल अमाउंट आपके आ गया, यहां पर आपके यहां पर बता रहा है 4,50,000 परचेज किया है कैपिटल गुड्स 4,50,000, ये रहा 4,50,000। और इनपुट सर्विस अवेल की है, सर्विस अमाउंट 1,75,000। पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ द सर्विस, परचेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ द सर्विस 1,75,000। तो टोटल आपके हो गया 6,25,000। और इसके ऊपर हमें आईटीसी अवेल करने के लिए बताता है। सर्विस केस में नॉर्मली जीएसटी का रेट कितना होता है 18%, तो उसका मैं निकालूं 9%, मैं इस केस में आईटीसी अवेल कर सकता हूं 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी उसमें ले लूंगा। ऑन 1st August Mr. Kumar got another contract for interior designing from Mr. Ram, which he accepted on 2nd August. The service was completed on 6th August and invoice was issued on 7th August for rupees 5 lakh. Payment was received 29th August और उसका पेमेंट आपको कब मिला है 29th August को पेमेंट मिला है। तो 1st August Mr. Kumar got another contract interior designing from Ram, which he accepted on 2nd August को एक्सेप्ट किया। The service was completed on 6th August, तो 6th August को सर्विस कंप्लीट हुई, तो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना है। इनवॉइस आपने रेज कर दिया 7th August, तो कोई इशू नहीं है, 30 डेज के अंदर है। और पेमेंट आपको मिल गया 29th August, तो विच अर्लियर 7th August और 29th August, सर 7th August, क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज का मैटर है सेक्शन 13(2) कि इनवॉइस आपने इशू कर दिया, इनवॉइस इशू विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर। यदि इनवॉइस आपने इशू कर दिया विद इन द 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, तो ऐसे केस में यदि इनवॉइस आपने 30 डेज के अंदर इशू कर दिया तो ये आपके वर्क कर जाएगा दिस वन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ऑल द वैल्यू आर एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी सारा का सारा वैल्यू सप्लाई दी गई है। ऑल द वैल्यू आर एक्सक्लूडिंग टैक्स अनलेस द स्पेसिफाइड मेंशन मिस्टर कुमार make only intrastate onward supply and all the purchase are also intrastates. Rate of tax are CGST और SGST, उनका क्या दे रखा है 9% and 9%। अब इसके अंदर आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर कुमार इज, तो यदि आपने विद इन द 30 डेज दे दिया, एप्लीकेशन विद इन द 30 डेज दी है, तो आपके लायबल फॉर इफेक्टिव लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वो कौन सी डेट है 30 जून। ये आपका आंसर 30 जून अपने आ गया। इसके बाद आप बात करते हैं मिस्टर कुमार कैन इशू द रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्या रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? बिल्कुल, जैसे ही उसका जीएसटी नंबर आपके इफेक्टिव हुआ तो अब आपने जितने भी इस पीरियड में जो इनवॉइस इशू किए गए हैं
उनको आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। रिवाइज करने का टाइमिंग होता है 30 डेज, 30 दिनों के अंदर इन इनवॉइस को आपको रिवाइज करने के लिए बताता है। तो मैं 30 डेज जोड़ दूं, लायबल हुआ था आपके जब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इफेक्टिवली हुआ था 25 ऑफ जुलाई से। तो 25 जुलाई से 30 डेज मुझे ऐड करने हैं 30 दिनों के अंदर, जो मैंने आपके केवल इनवॉइस इशू किए गए थे जिसमें जीएसटी नंबर मेरे पास था ही नहीं, तो मैं टैक्स इनवॉइस कहां से इशू कर दूंगा, तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता था। लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया था कब, आपके 30 ऑफ जून, और मैंने 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दे दी थी, तो मुझे जीएसटी नंबर मिल गया, तो मैं 30 ऑफ जून से एलिजिबल हो गया। तो ऐसे केस में जितने भी मैंने इनवॉइस इशू किए गए हैं, तो जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उससे 30 डेज यानी 25 जुलाई से 30 डेज के अंदर अंदर मुझे ये जितने भी इनवॉइस इशू किए गए उनको रिवाइज कर देना है, किसके साथ, टैक्स इनवॉइस के साथ। तो 30 डेज जोड़ू तो 25 ऑफ अगस्त, 25 ऑफ अगस्त इस केस में आपके बताता है। तो ये आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय मिस्टर कुमार एंड मिस्टर राम इस कब होगी। तो इनवॉइस यदि 30 डेज के अंदर इशू हो गया, यस 7 ऑफ अगस्त को इनवॉइस इशू हो गया और पेमेंट हुआ 29 ऑफ अगस्त, तो विच अर्लियर 7 ऑफ अगस्त यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई इसमें आ जाएगा। तो 7 ऑफ अगस्त जो भी पहले आएगी उसको बात करना है। नाउ 10.5 if instead of the option for the regular scheme Mr. Kumar opt to pay tax under the section 10(2)(a) composition scheme for service of CGST Act 2017, the tax liability for the month of July will be क्या होगी, तो सर 6 लाख आपका बता रहा है इस केस में जुलाई मंथ के अंदर टर्नओवर, तो उसका 3% मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा 18,000 CGST और SGST, तो उसके इक्विवेलेंट आपके क्या दिखाई देता है, SGST आपके इक्विवेलेंट आपके दिखाई देता है। तो 6 लाख आपके बता रहा है जुलाई मंथ का, तो मैं यहां पर बात करता हूं 6 लाख का 3% CGST और 3% SGST। इस केस में आपके कंपोजिशन स्कीम के अंदर कंसेशनल रेट को कंसीडर करते हुए टैक्स हो जाएगा 18,000 CGST और 18,000 SGST आपके इसमें आ जाएगा। आई थिंक डियर ये आपको यहाँ पर बहुत इजीली आपके समझ में आ गए होंगे एमसीक्यू सॉल्व। मैं आपको क्या है कि बहुत फास्ट प्रॉपर तरीके से आपको सिस्टमेटिक आपको करवाए हैं। इनका पीडीएफ भी अपने बीएसआई के ड्राइव पर आपको लिंक में मिल जाएगा और यहाँ पर ये सारे के सारे सिस्टमेटिक आपके फॉर्म में है, तो आपको क्या है कि फटाफट सॉल्व करने में कहीं इशू नहीं आएगा। फिर भी डियर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी इसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज लगती तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।